चलिए एआई की दुनिया में चलते हैं, जहां पिछले 40 सालों में ना एक कमाल की रेस चल रही है। एक ऐसी रेस जिसने मॉडल्स को मतलब एक सिंपल कैलकुलेटर से आज का जीनियस बना दिया है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सब हुआ कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले जरा ये नंबर देखिए, 405 अरब। ये क्या है? ये है मेटा के नए लामा 3.1 मॉडल के पैरामीटर्स की गिनती। अब पैरामीटर्स को ना आप ऐसे समझिए जैसे मॉडल के दिमाग में लगे छोटे छोटे नॉब्स होते हैं। ट्रेनिंग के टाइम इन्हीं को घुमा फिराकर सेट किया जाता है। तो जितने ज्यादा नॉब्स उतना ही ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्लेक्स मॉडल। और 405 अरब, ये नंबर आज के एआई का स्केल दिखाता है, मतलब कमाल का है। और अब जरा इसकी तुलना इस नंबर से कीजिए, 9760। बस सिर्फ इतना। ये था 1989 के एक शुरुआती न्यूरल नेटवर्क का पैरामीटर काउंट। हाँ, सही सुना, अरबों से सीधा हजारों पर। ये जो फर्क है ना, इसने पूरी इंडस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। तो यहाँ असली सवाल ये बनता है कि हमने ये जो 4 करोड़ गुना का फासला है कॉम्प्लेक्सिटी में, इसे पार कैसे किया? और देखिए, ये कहानी सिर्फ तेज कंप्यूटर बनाने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है स्मार्ट एल्गोरिदम्स की, बेहतर सॉफ्टवेयर की और कुछ ऐसे जबरदस्त आइडियाज की जिन्होंने मिलकर इस रेस को मुमकिन बनाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं डीप लर्निंग के बिल्कुल शुरुआती दिनों से। हम बात कर रहे हैं 1980 के दशक की, वो दौर जब रिसोर्सेज बहुत बहुत लिमिटेड थे। मतलब हर एक कैलकुलेशन के लिए एक तरह से संघर्ष करना पड़ता था। आज जैसी पावर की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस दौर के जो पायोनियर्स थे, उनके सामने जो चुनौतियां थीं, वो आज सोचकर भी हैरानी होती है। देखिए, 1989 में हाथ से लिखे नंबरों को पहचानने वाला एक सिंपल सा मॉडल ट्रेन करने में पता है कितना टाइम लगता था? पूरे 3 दिन। और आज वही काम एक मॉडर्न लैपटॉप 90 सेकंड से भी कम में कर देता है। ये तो बस एक छोटी सी झलक है कि हार्डवेयर में कितनी जबरदस्त तरक्की हुई है। इस पूरी जर्नी को ना हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, द बिगिनिंग या शुरुआत, जहां इसकी नींव रखी गई। फिर आया इट वर्क्स एरा, जब डीप लर्निंग ने दिखाया कि हाँ, इसमें दम है। और आखिर में द एरा ऑफ स्केल, मतलब स्केल का युग, जहां हम आज हैं। अब बात करते हैं 2012 की। इस साल एक ऐसा पल आया जिसने एआई की दुनिया में सब कुछ बदल कर रख दिया। इसे हम बिग बैंग कह सकते हैं। यही वो पल था जब डीप लर्निंग एक एकेडमिक टॉपिक से निकलकर एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन बन गई। ये सब शुरू हुआ इमेजनेट कंपटीशन से। ये ना इमेज पहचानने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और 2012 में एलेक्सनेट नाम के एक मॉडल ने सबको हैरान कर दिया। इसने दूसरे नंबर पर आए कॉम्पिटिटर को इतने बड़े मार्जिन से हराया कि सब देखते रह गए। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था कि एआई का एक नया दौर शुरू हो चुका है। तो एलेक्सनेट में ऐसा क्या खास था? खास ये था कि इसने साबित कर दिया कि अगर बड़े स्केल पर ट्रेनिंग करनी है तो जीपीयूज ही फ्यूचर हैं। देखिए, जीपीयूज हजारों छोटे छोटे काम एक साथ कर सकते हैं, और न्यूरल नेटवर्क्स को ठीक यही चाहिए होता है। 6 करोड़ पैरामीटर्स के साथ एलेक्सनेट ने ये रास्ता दिखा दिया कि पैरेलल कंप्यूटिंग ही आगे ले जाएगी। अच्छा, एलेक्सनेट की सफलता के बाद ना अगला मिशन था इस पावर को हर किसी तक पहुंचाना। मतलब अब फोकस इस बात पर आ गया कि ऐसे टूल्स बनाए जाएं जो एआई डेवलपमेंट को आसान बना दें और साथ ही मॉडल्स को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाएं। और यहीं पर एंट्री होती है थियानो, टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क्स की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जीपीयू प्रोग्रामिंग की सारी कॉम्प्लेक्सिटी को डेवलपर्स से छिपा दिया। अब डेवलपर्स सिर्फ मॉडल बनाने पे फोकस कर सकते थे, ना कि लो लेवल कोड लिखने पर। सच कहें तो इसी ने डीप लर्निंग को डेमोक्रेटाइज किया। और फिर एक बहुत ही मजेदार आइडिया सामने आया। इसे कहते हैं द लॉटरी टिकट हाइपोथेसिस। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि किसी भी बड़े ट्रेंड मॉडल के अंदर ना एक छोटा ज्यादा एफिशिएंट सब नेटवर्क पहले से ही छिपा होता है, और ज्यादातर परफॉर्मेंस उसी से आती है। मतलब ज्यादातर पैरामीटर्स शायद फालतू हैं, है ना दिलचस्प? और इसी आइडिया से डीप कंप्रेशन जैसी टेक्निक्स निकली। इसका प्रोसेस काफी सीधा है। पहले आप एक पूरा मॉडल ट्रेन करते हैं, फिर जो सबसे कमजोर कनेक्शंस हैं उन्हें हटा देते हैं, मतलब प्रून कर देते हैं, और आखिर में जो बचा हुआ हल्का फुल्का मॉडल है उसे थोड़ा और फाइन ट्यून कर लेते हैं। और इसका नतीजा कमाल का था। मॉडल्स 50 गुना तक छोटे हो सकते थे और उनकी एक्यूरेसी में भी लगभग कोई गिरावट नहीं आती थी।
ये एफिशिएंसी की तरफ एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। इसने अचानक से बड़े बड़े एफिशिएंसी गेन्स को मुमकिन बना दिया। लेकिन देखिए, स्मार्ट एल्गोरिदम तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर 405 अरब पैरामीटर्स तक पहुंचना है तो उस हार्डवेयर पर भी मास्टरी करनी होगी जिस पर यह सब चलता है। और सच बताऊं, हार्डवेयर ही इस क्रांति का असली गुमनाम हीरो है। इसे समझने के लिए फ्यूज्ड कर्नल्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप कई छोटे छोटे कामों को एक साथ बांध देते हैं। क्यों? ताकि जीपीयू को बार बार अपनी स्लो मेन मेमोरी तक ना जाना पड़े। सारा एक्शन तेज ऑन चिप मेमोरी में ही हो जाता है और इससे स्पीड जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। फ्लैश अटेंशन जैसी टेक्निक्स बिल्कुल यही काम करती हैं। वो स्लो मेमोरी में बार बार डेटा लाने ले जाने के बजाय सारी कैलकुलेशंस को तेज ऑन चिप मेमोरी पर ही रखती हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑप्टिमाइजेशन है जिससे मॉडल्स कहीं ज्यादा तेज हो जाते हैं। इसके साथ ही आज के जीपीयूज में टेंसर कोर्स होते हैं। ये क्या है? ये एआई के लिए जो जरूरी मैथ होती है ना, उसके लिए बने खास सुपरचार्जर हैं। ये परफॉर्मेंस को 19.5 टीफ्लॉप्स मतलब खरबों ऑपरेशंस प्रति सेकंड से बढ़ाकर सीधे 312 टीफ्लॉप्स तक ले जाते हैं। मतलब ये एक जमीन आसमान का फर्क है। और अब हम पहुंचते हैं आज के दौर में, द एरा ऑफ स्केल। यहाँ पर स्मार्ट एल्गोरिदम, आसान सॉफ्टवेयर और सुपर पावरफुल हार्डवेयर, ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। और अब लक्ष्य बस एक है, हर चीज को और बड़ा और बेहतर बनाना। साल 2020 में GPT-3 ने ये साबित कर दिया। उसने दिखाया कि जब आप इन सभी चीजों को एक साथ मिलाते हैं और बस स्केल बढ़ाते जाते हैं तो मॉडल में कुछ ऐसे कमाल की नई क्षमताएं उभर कर आती हैं जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये बात पक्की हो गई कि स्केल अपने आप में ही एक सक्सेस रेसिपी है। हाँ, ये बात भी सही है कि इतने बड़े स्केल पर काम करने से नई इंजीनियरिंग चुनौतियां भी आती हैं। जैसे हजारों जीपीयूज को एक साथ सिंक में कैसे रखें? ये कैसे पक्का करें कि वो सभी बिजी रहें और एक दूसरे का इंतजार ना करें? ये वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आज कंपनियां सॉल्व कर रही हैं। और आप देखिए, क्यू लोरा जैसे नए इनोवेशन आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये इस ताकत को फिर से आम डेवलपर्स और रिसर्चर्स के हाथों में दे रहे हैं। इसकी मदद से अब एक ही सस्ते जीपीयू पर बहुत बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज करना मुमकिन हो गया है। तो 40 साल की इस कमाल की दौड़ के बाद हमने स्केल की रेस में तो मास्टरी हासिल कर ली है। लेकिन अगला फ्रंटियर क्या है? अगला मोर्चा क्या होगा? क्या अब हम मॉडल्स को और ज्यादा डेटा एफिशिएंट या एनर्जी एफिशिएंट बनाने पर फोकस करेंगे? एआई एफिशिएंसी की अगली सीमा क्या है? यही वो सवाल है जो आने वाले सालों में इस फील्ड का डायरेक्शन तय करेगा।